आज हमने जो है वो बेटा सेकंड लेक्चर है इसका यूनिट नंबर 5 का। इसमें हमने डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो है लास्ट टाइम हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो सिंपल पेंडुलम है। नाम सिंपल पेंडुलम है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है वो सिंपल भी आ सकते हैं और थोड़े टफ भी आ सकते हैं। हो सकता है कि उनका जो थोड़ा बहुत जो लेवल है वो चेंज हो जाए, तो वो साथ साथ आप लोग नोट डाउन करना है कि वो क्या है। सिंपल पेंडुलम जो है इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने नोट डाउन करना है कि यहाँ पे देखें, ये तो सिंपल फिगर है। इसमें आपको पता है कि हम कहते हैं कि टेंशन जो होती है वो अलोंग द स्ट्रिंग होती है। टेंशन अलोंग दी हमेशा अलोंग दी स्ट्रिंग होती है, और जो टेंशन है ना वो किसके साथ बैलेंस हो जाती है, एम जी कॉस थीटा के। यानी कि ये जो स्ट्रिंग में टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है सिंपल पेंडुलम की, उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं करते। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, अगर हम इसका एंगल थीटा स्मॉल रखें, इसकी सपोर्ट फ्रिक्शन लेस हो, चूँकि इसमें रीस्टोरिंग फोर्स भी है, इनर्शिया भी है, सो ये वे जो है वो क्या परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर से सुन लें, सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कब परफॉर्म करेगा, अगर जो है ये जो थीटा है यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल रखें, इसकी जो जहाँ से टाई किया उसको हम क्या करें, फ्रिक्शन लेस कर दें, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करें, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का यूज़ करें। तो इसके साथ जो है चूँकि इसमें इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों है, तो सारी कंडीशंस पूरी हो गई। हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है डेट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। गलीलियो जो है इसने इन्वेंट किया था सिंपल पेंडुलम को, और इसकी जो कहता है मोशन ऑफ पेंडुलम विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ देयर इज नो डैम्पिंग। डैम्पिंग मीन किसी किस्म की अगर एनर्जी डिसिपेशन नहीं है इस सिस्टम में, तो हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जी यहाँ पर अगर कोई कहे जी टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करें इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम एट एनी एंगल, तो वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगी। अगर वो मीन पोजीशन पे हुआ तो जाहिर है वो जो टेंशन है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम जी। जाहिर है यहाँ पर आप कॉस को जीरो लेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसको हम कहेंगे कि वो T इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी एंगल पर अगर वो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो हो जाएगा T इज इक्वल टू एम जी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा के साथ बैलेंस होता है टेंशन। और फिर बता दूं टेंशन जो है इन द स्ट्रिंग उसको कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करते सिंपल पेंडुलम के केस में, क्योंकि टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होती है। नेक्स्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कहता है जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, वही जो मैं बात कर रहा था cos 01, यानी कि मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर एंड मिनिमम कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है ये बताएं कि सिंपल पेंडुलम के केस में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, सो अब देखें ना टी जो है टेंशन जो है एम जी कॉस थीटा के साथ बैलेंस हो गया, तो फोर्स का एक ही कंपोनेंट बचेगा, कौन सा, एम जी साइन थीटा। सो माइनस एम जी साइन थीटा इसकी रीस्टोरिंग फोर्स होगी। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन होती है। उसके बाद जी एफ इज इक्वल टू, चूंकि हम एम ए कहते हैं, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन को पूछे सिंपल पेंडुलम में क्या है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो आप बुक का पेज 198 देखिएगा, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर एक टेबल गिवन है चैप्टर नंबर 9 में। उसमें कहता है जी कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, और थीटा अगर लेस देन 10 है, 10 तक जो है उसकी साइन थीटा की और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा जो है हम कहते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो हम एंगल की वैल्यू पुट करते थे और हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है वो साइन थीटा की जगह एक्स ओवर एल पुट कर देते थे, तो ये आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स भी बनता है। ये भी एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला भी आपने याद रखना है। और ये तो ऑलरेडी आपको पता है ओमेगा क्या होता है, स्क्वायर रूट जी ओवर एल, और ओमेगा जो है वो हम कहते हैं चूंकि 2 पाई ओवर टी है, तो ओमेगा की अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें जी ओवर एल स्क्वायर रूट जी ओवर एल, तो यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड आ जाता था। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने रिवाइज करना है, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आएंगे। अच्छा अब जरा गौर करें कि यहाँ पर जो है
हमारे पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आ सकते हैं वो भी हम देखते हैं। उससे पहले ना कुछ फॉर्मूले ज़रा रिवाइज कर ले फॉर हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। देखें जी सिंपल पेंडुलम जो है वो मैस ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मैस ऑफ बॉब जो है सिंपल पेंडुलम की उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम मैस पे डिपेंड करता है। वो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k होता है। सो इन दोनों में ये वाला फर्क भी याद रखना है। ये ना हो कि आप एक ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब उसको याद किया है और उसमें रटा शटा लगाया हुआ है और आपको पता है कि ये मैस ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता, मैस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर वो सिंपल पेंडुलम की बजाय वहाँ पे मैस स्प्रिंग सिस्टम कह देता है, टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम, फिर जो आप t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी भी याद रखनी है। स्पीड जो है v इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर रूट x 1 - x² और x0² होता था, तो वही फॉर्मूला ये वही है, जस्ट यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट की और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट k ओवर m। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो देखे मैंने बताया था कि जो ओमेगा ओमेगा इसकी वैल्यू 2 पाई/t भी होती है, इसकी वैल्यू 2 पाई/f भी होती है, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट k ओवर m भी होती है। सो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू जो है अगर हम पुट कर देते हैं ओमेगा की जगह स्क्वायर रूट k ओवर m, तो ये फॉर्मूला बनता है। यानी कि x नॉट ओमेगा होता है ना, तो v नॉट जो है वो मैक्सिमम स्पीड x नॉट ओमेगा यानी अंडर रूट k ओवर m, तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी लिखें, इसी वाले फार्मूले को, इंस्टेंटेनियस वाले फार्मूले को, ये वाला जो फार्मूला है इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म में लिखें, तो इसमें से x नॉट ओमेगा अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या रह जाता है 1 माइनस x² ओवर x0²। तो x नॉट ओमेगा की जगह जो है वो v नॉट आपने लिख लिया है। तो वही मैंने क्वेश्चन आपको इस तरह का यहाँ करवाया था। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपने यहाँ जब x की वैल्यू x0/2 पुट की, तो x0/2 पुट करने के बाद x0 वहाँ से कॉमन लेके बाहर निकाल दिया था आपने, तो बाहर आके वो बना था x0 ओमेगा। तो आपने x0 ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया था v नॉट। इसका मतलब है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने यहाँ पर अब ये वाला फॉर्मूला भी उन्होंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का लिखा है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। अच्छा, अब कुछ सिंपल से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ही हैं, वो पेपर में आमतौर पर एमडी कैट के लेवल पे भी आते हैं। अक्सर एग्जामिनर जो है वो आप लोगों को यहाँ से ट्रैप करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बस याद रखनी है, उनके अकॉर्डिंग आपने आंसर दे देना है। नंबर 1 इन लिक्विड जो है द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस ड्यू टू अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, हेंस टाइम पीरियड t इंक्रीज जो है इसमें, एंड फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए अप थ्रस्ट का मतलब देखो ये जो सिंपल पेंडुलम है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अप थ्रस्ट का मतलब है अगर सिंपल पेंडुलम जो है इसकी बॉब को आपने लिक्विड में रखा है, किसी भी लिक्विड में, तो लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट अगर आप कोई लो डेंसिटी का ऊपर फेंक देते हो किसी लिक्विड के ऊपर तो ज़ाहिर है वो ऊपर नहीं आ जाता। आप अगर स्विमिंग के लिए पानी में डाइव करते हो तो पानी की जो अपथ्रस्ट फोर्स है आपको ऊपर की तरफ लेके आती है, इसका मतलब है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही होती है। तो जरा गौर करें, अगर सिंपल पेंडुलम जो है इट इज सेट इनटू ऑसिलेशन और इसको आप किसी लिक्विड में लेके जाते हैं, तो लिक्विड की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ जी कम हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ जी अगर डिक्रीज करेगी तो जाहिर है टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। सो इफ इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर हम इसको सिंपल पेंडुलम किसी लिक्विड में रख देते हैं तो याद रखना है चूंकि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है, सो यहाँ से कंक्लूड कर लेंगे कि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा जबकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सिंपल पेंडुलम इन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर या वर्टिकल दोनों सूरतों में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हॉरिजॉन्टल इस तरह से हो सकता है, आपको कहा जाए एक मूविंग बस है उसकी छत के साथ सिंपल पेंडुलम बांध दिया है, जैसे वो यहाँ कह रहा है पेंडुलम इन अ लिफ्ट, तो अगर हम लिफ्ट की सीलिंग के साथ लिफ्ट के साथ जो है हम पेंडुलम बांध देते हैं और हम कहते हैं इट इज सेट इनटू ऑसिलेशंस,
तो आपने उस पेंडुलम को जो है वो बांध दिया सीलिंग ऑफ लिफ्ट के साथ। सो उस केस में जो है वो हम कहेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम है वो वर्टिकल मोशन में है। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी हॉरिजेंटल सिस्टम की, तो उसमें मैंने कहा जैसे मूविंग जो है वो बस में हो सकता है, तो उसमें अगर मूविंग बस की छत के साथ इस तरह से हमने एक पेंडुलम जो है उसको बांध दिया है, तो आप देखें इस तरह से वो एंड इट इज सेट इनटू ऑसिलेशंस। तो अब वो वर्टिकल मोशन भी हो सकती है, वो हॉरिजेंटल मोशन भी हो सकती है। फॉर्मूले दोनों के लिए सेम ही अप्लाई होने हैं, गौर से सुनना है। अगर हॉरिजेंटल सिस्टम, अगर आपने जो पेंडुलम है किसी बस की छत से बांधा हुआ है, किसी एग्जामिनर कह देता है ट्रक की छत से बांधा हुआ है, एंड दैट इज एक्सेलरेटिंग, सो उसमें जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए, अगर एक्सेलेरेशन बढ़ रहा हो। और इन केस ऑफ लिफ्ट जो है, अगर आपसे कहा जाए कि लिफ्ट है सेंडिंग अप, अप का मतलब है ऊपर की तरफ जा रही है, सेंडिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही हो, तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 में आपने रियल और पेरेंट वेट वाले केस डिस्कस किए थे। उसमें अपवर्ड के लिए हम जो है वो एम जी प्लस एम ए करते थे, इसका मतलब है जी प्लस ए यहाँ बनेगा। सो ये आपने याद रखना है। इसमें अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस यानी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है इफ अ सिंपल पेंडुलम जो है इज टाइड टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट, और लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। जितना उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा हो जाएगा एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा उतना उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपने याद रखते हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, या आप कहें जी मूविंग बस जो है उसका एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है, सो उस दोनों केस में आपने जो है वो g माइनस ए करना है। तो g माइनस ए का मतलब अगर हम कह रहे हैं t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g माइनस ए कर रहे हैं हम, इस केस में देखें डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू ऑफ g कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी फिर इस केस में क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी में जो है वो आगे कहता है कि यही वाले दो जो दूसरे वाला केस है उसमें अगर सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, इसका मतलब है ये वाला जो केस है आपका कौन सा केस बन गया, फ्री फॉल वाला। अब अगर जो है वो फ्री फॉल में है, अगर जो फ्री फॉल कोई भी जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्री फॉल में है, तो हमें पता है उसके अंदर जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाते हैं। इस केस में जी माइनस ए की जगह जी माइनस जी हो जाएगा। अब जी माइनस जी क्या होगा, जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। इस केस में हम कहेंगे कि टाइम पीरियड जो है उसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया है तो इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, एक बात याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी जीरो होने का यहाँ क्या मतलब है, मैंने लिखा है इट विल नॉट वाइब्रेट, वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, उसकी जो मोशन है वो सीज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अब एग्जामिनर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में सिंपल पेंडुलम जो है उसके बारे में स्लो या फास्ट कहता है, स्लो या फास्ट को आपने रिलेट किससे करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब अगर वो फास्ट मूव कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर वो स्लो मूव कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। सो तो आपने उसको फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करना है। अगर इसका मतलब है टाइम पीरियड अगर इनफाइनाइट हो जाए तो फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब है इट विल नॉट वाइब्रेट। यहाँ मैंने लिखा है अनदर एग्जांपल क्या हो सकती है इसी वाले केस की, अ पेंडुलम इन अ स्पेसक्राफ्ट। अब जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, जितने भी स्पेस क्राफ्ट हैं, वो सारे के सारे हमेशा कौन सी कंडीशन में होते हैं, वो फ्री फॉल में होते हैं। हमेशा उनका एक्सेलेरेशन जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है और इक्वल टू क्या होता है, जी होता है। इसका मतलब है अगर आपसे कहा जाए कोई सिंपल पेंडुलम जो है आपने कहाँ प्लेस किया हुआ है, किसी सैटेलाइट में प्लेस कर दिया उसको, तो उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में प्लेस कर दिया है, तो आपने कहना है कि वहां पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इनफाइनाइट, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से एक और केस है टनल थ्रू अर्थ। अक्सर जो है वो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर हम किसी तरह से अर्थ को जो है ना उसमें एक टनल बना दें, थ्रू आउट द अर्थ जो है एक टनल बना दें, तो वहाँ जो भी ऑब्जेक्ट आप प्लेस करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी की वजह से जो है, ये आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ और जी जो है वो वैल्यू ऑफ जो है वो ग्रेविटी, ये इसका फॉर्मूला जो है उन्होंने ड्राइव किया। हमें फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको जो है वो एज लर्न याद रखना आपने।
तो उसमें जो है वो क्या होता है कि अक्सर क्वेश्चन जो है अब तक इसके फॉर्मूले से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया पास पेपर्स में भी। जस्ट ये याद रखना है कि अगर हम टनल यहाँ बना देते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर उस टनल में अगर प्लेस करेंगे तो चूंकि दोनों तरफ ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के जो है वो सेम है, तो वो क्या करेगा, जो बॉडी है वो यहाँ पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और उसकी जो मोशन है वो कौन सी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। वो पीरियोडिकली अपनी मोशन को क्या करेगा, आप बार बार जो है वो रिपीट करेगा, इस वजह से उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। सो कहते हैं इफ अ टनल मेड क्रॉस द अर्थ, अ बॉडी ड्रॉप्ड इनटू इट, देन द बॉडी विल एग्जीक्यूट कौन सी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर ओवर जी होगा। यहाँ आर चूंकि रेडियस ऑफ अर्थ है, जी वैल्यू ऑफ जी है, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो उसका आंसर आता है 5076 सेकंड्स। इतने टाइम में जो है वो वाइब्रेशन उसकी कंप्लीट होगी। उसका जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा कि पूरा वो चक्कर जो है 5076 सेकंड्स के अंदर अंदर जो है वो ये चक्कर लगा लेगा। आप इसको एकदम मिनट्स में भी कन्वर्ट करके देख लेना, हो सकता है इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कभी पूछ ले। नेक्स्ट आपने याद रखना है सेकंड्स पेंडुलम जो होता है हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड्स पेंडुलम अक्सर जो है वो पेपर में पूछा जाता है, सेकंड पेंडुलम क्या होता है। हमने ना एक पेंडुलम जो है उसके जो टाइम पीरियड है उसको फिक्स कर लिया है। कितना फिक्स किया है, हमने कहा कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकंड हो उसको ना क्या कह देते हैं, सेकंड्स पेंडुलम कह देते हैं। और उसका जो है वो टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा और फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कितनी होती है 0.5 हर्ट्ज, और लेंथ जो है हम कहते हैं 0.99 सेंटीमीटर, या इसको कहता है जी कि वो 1 मीटर होगी। ठीक है जी, ये उसकी लेंथ होगी। अच्छा, इसमें से अब ना एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो टिपिकल क्वेश्चन लेंथ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन चूज किए हैं, जरा गौर करना है इनके ऊपर। अ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून, देन इट्स अ टाइम पीरियड विल। क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है। तो अब मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का कितना होती है, 1/6 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ वैल्यू ऑफ जी होती है, 1/6 टाइम्स दैट ऑफ जी। इसका मतलब है कि यहाँ अगर हम जी की वैल्यू g/6 पुट करेंगे तो टाइम पीरियड जब देखेंगे 6 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट 6 बनेगा। अगर अंडर रूट 6 को मैं बाहर निकाल लूँ तो ये टाइम पीरियड जो है वो कितना बनेगा, ये ओरिजिनल का यानी 2 अंडर रूट L/G ओरिजिनल था ना, तो ओरिजिनल का कितने टाइम बनेगा, अंडर रूट 6 टाइम्स बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम एक सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर पहले टी था उसको हमने मून के ऊपर शिफ्ट कर लिया है, तो क्या होगा कि उसका टाइम पीरियड जो है डेट विल इंक्रीज √6 टाइम्स, उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें इसी तरह का सेम स्टेटमेंट लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। उसने कहा जी आज सिंपल पेंडुलम जो है इज शिफ्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून, हाउ लेंथ ऑफ पेंडुलम बी चेंज सो दैट इट्स टाइम पीरियड जो है विल रिमेन्स सेम, उसका टाइम पीरियड चेंज ना हो। कहता उसकी लेंथ को हम एडजस्ट कर लें ताकि उसका टाइम पीरियड चेंज ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में गौर करें कि टी न्यू टाइम पीरियड विल बी 2 π√L/G/6, ऐसे करते हैं ना आप, क्योंकि वहां पर जाके वैल्यू ऑफ जी जो है वो G/6 हो जा रही है। आप क्या करें, आप चाहते थे कि टाइम पीरियड चेंज ना हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करें कि टाइम पीरियड चेंज ना हो। तो कैसे करेंगे, आप लेंथ को भी 1/6 कर दें। देखिए ना, अगर वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/6 टाइम्स हुई है, लेंथ को भी 1/6 टाइम्स कर दें। 1/6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है डेट विल नॉट चेंज। तो बड़ी सिंपल बात है, अगर लेंथ अगर वैल्यू ऑफ जी बढ़ रही है, डबल हो गई सपोज करें, तो लेंथ को भी डबल कर दें तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हम कहेंगे टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। सो इस कंडीशन में चूंकि मून पे जब जाते हैं तो ग्रेविटी 1/6 टाइम्स कम हो जाती है, तो आपको लेंथ को भी 1/6 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि वो दोनों फैक्टर्स आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट, और टाइम पीरियड जो है वो चेंज ना हो। तो अक्सर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हालांकि कन्फ्यूजन बनती बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी सिंपल बात है कि लेंथ और जी डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो जितनी अमाउंट से ग्रेविटी चेंज होगी उतनी अमाउंट से ही आप लेंथ को चेंज कर दें। अगर ग्रेविटी कम हो रही है लेंथ को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि एल और जी समझ लें यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर आप लेंथ डबल करते हो तो ग्रेविटी भी डबल कर दें तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड दैट विल रिमेन सेम। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो कहता है कि जो है ना टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, आप बताएं कि वो कंडीशंस क्या होगी।
एक क्वेश्चन आई थिंक यहाँ टाइम पीरियड से रिलेटेड जो है वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट भी है, वो मिस हो गया, वो मैं आपको सेकंड फेज में जो है अभी बताता हूँ। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह है ना, इसके फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। संडे भी आ रहा आपका, चूंकि मैंने कहा था आपको जो ये ऑसिलेशंस वाला टॉपिक है स्पेशली इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, सो इसकी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। लेक्चर जो है इसको मैं कोशिश करूँगा पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी आपको भेज दूँ। आपने इसकी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस बार बार करनी है, सारा एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपका जो अपकमिंग टेस्ट है ना इसका, वो आपका 100% होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो। मैंने कोशिश की है कि इसमें जो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, जैसे मैंने सिंपल पेंडुलम रिलेटेड हर एक में से देखें, एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको करवा दिया है। सो चाहे अब टाइम पीरियड जो है वो सस्पेंडेड इन लिफ्ट वाला आ जाए, किसी मूविंग बस वाला आ जाए, चाहे वो आपको लिक्विड वाला आ जाए, टनल वाला आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। सेकंड पेंडुलम वाला आ जाए आप उसको आंसर कर सकते हैं, सिर्फ आपने कॉमन सेंस को भी यूज करना है साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कल लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था, चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन लेते हैं कि उसकी पीरियोडिक मोशन होनी चाहिए। पीरियोडिक का मतलब है कि उसमें सिस्टम फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, तो फ्रिक्शन लेस है तो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। The kinetic energy is converted into potential energy and potential energy is converted into kinetic energy, but total amount of energy that will remain constant at each point. So law of conservation of energy यहाँ पर applicable है। अब फॉर्मूले आपने सबसे पहले रिवाइज करने हैं, उनको अच्छे से याद करना है। काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला होता है 1/2 k x नॉट स्क्वायर इनटू 1 - x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। हाँ, ए लेवल्स की बुक में ना ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखा हुआ, वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सिर्फ उसने वहाँ क्या किया, वहाँ वो के की वैल्यू को ना वहाँ यूज नहीं कर रहा, तो वहाँ पर जो है उसने लिखा ओमेगा की वैल्यू हमें पता क्या होती है, स्क्वायर रूट के ओवर एम। अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो के की वैल्यू बनेगी एम ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ अगर हम के की वैल्यू पुट कर दें तो वो 1/2 के की जगह क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला भी जो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी किसका है, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। सो ए लेवल्स की बुक में इसको इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या होता है, के ओवर एम। अच्छा जी, एट द मीन पोजीशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम इफ दैट इज क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। कैसे, मीन पोजीशन के ऊपर अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू में 0 पुट कर दूँ, इस वाले फॉर्मूले में मैं एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट कर देता हूँ तो ये फॉर्मूला रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। और इसी तरह से जो है ये आप देखें 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर क्या है, टोटल जो है एनर्जी। तो इसका मतलब है मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू इक्वल टू टोटल एनर्जी होती है, जो कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी। तो आप देखें एट द एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से काइनेटिक इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे, जबकि मीन के ऊपर जो है वो क्या होती है, 0। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा जबकि काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन किसी भी पॉइंट पर जो टोटल है इसका सम जो है वो दोनों का वो किसके इक्वल होगा, वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। तो पहले ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, इनके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने हैं आपने, फिर हमने जो है वो इनके क्वेश्चन जो है हमसे पंगे लेने हैं। टोटल एनर्जी जो है एट एनी पॉइंट जो है वो इन दोनों का सम होगी, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस। आप इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करके भी देख सकते हैं, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। आप इसको इसमें ऐड कर लें 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर में, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर ही आंसर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस, पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस, टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। यहाँ से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है, पेपर में बहुत दफा रिपीट हुआ है, अगर एम्पलीट्यूड डबल करते हैं हम तो टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कितनी हो जाएगी।
क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट स्क्वायर है, यानी एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड डबल कर देते हैं तो टोटल एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये बेटा फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने हैं, उसके बाद आते हैं इसके कर्व की तरफ। इसका जो ग्राफ है बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, ये एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। इसमें 3 आपको कर्व नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले ना कर्व इसका जो है वो ऊपर वाली लाइन वाला जो कर्व है उसकी हम बात करते हैं। इसमें आपको ना 3 कर्व जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे पहला जो कर्व आपको नजर आ रहा है वो है आपकी यहाँ पर लाइन जो है, ये ऊपर वाली लाइन जिसको हम एनर्जी डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ये वाली लाइन जो है। ठीक है जी। ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, टोटल एनर्जी को। ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो है ये पैरेलल टू जो है ना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है और टोटल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होनी। मीन पोजीशन पे भी वही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे भी वही है। थ्रू आउट द मोशन जो है जो आपके पास टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर जो है वो चेंज नहीं होती, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला जो है वो टोटल एनर्जी का कर्व है, इसके ऊपर लिखा भी हो, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो ब्लू वाली लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी पैराबोला। ये पैराबोला जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम की तरफ जाएं तो मिनिमम हो जाती है। ये जो डॉटेड लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला इसको बोलते हैं, ये वाला, ये पोटेंशियल एनर्जी हाइपरबोला है, जबकि ये वाला जो है ये पैराबोला है। ठीक हो गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पैराबोला है, पोटेंशियल एनर्जी हाइपरबोला है। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है जबकि एक्सट्रीम पे क्या है, मैक्सिमम। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये वाला जो पॉइंट है जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अगर कोई आपसे पूछता है ये बताएं, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने इसमें आंसर भी करना है अभी चैट में। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाउ मेनी टाइम्स इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दफा आपस में इक्वल होते हैं। ऊपर वाले ग्राफ में हुआ ये कि आपने इस कर्व में 2 पॉइंट आपको नजर आए, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। आपने आंसर कह दिया 2 टाइम्स, लेकिन वन कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करें तो इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कितनी दफा इक्वल होते हैं, 4 टाइम्स। जरा गौर करना है। मैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए बॉडी को ऑसिलेट करवाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया एक्सट्रीम पोजीशन से, तो लेट से मैं एक्सट्रीम से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से एक दफा क्रॉस कर गए, दूसरी तरफ गए, इस पॉइंट से भी एक दफा क्रॉस कर गए। अब क्या वन कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई? कंप्लीट नहीं हुई, अभी वापस भी आना है। तो अब वापस आना शुरू हुए, इस पॉइंट पे दोबारा गुजरे, फिर इस पॉइंट से दोबारा गुजरे। इसका मतलब है इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन आप इन दोनों पॉइंट से कितनी दफा गुजरेंगे, 2 दफा। तो 2 टाइम्स आप इस पॉइंट से गुजरेंगे, 2 टाइम्स इस पॉइंट से क्रॉस करेंगे। इसका मतलब है इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कितनी दफा इक्वल होते हैं, 4 टाइम्स। तो आंसर यहाँ पर है 4 टाइम्स। क्लियर है जी। अच्छा, आगे देखो, ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड टाइम पीरियड जब आप बनाते थे तो तब 4 पॉइंट्स नहीं आते थे। अगर आप देखें तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखें कि जब आप एनर्जी और टाइम के इन बिटवीन कर्व बनाते हो तो वहां पर जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर, यानी कि आप देखें तो आप उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फिर क्या हुआ कि इस पॉइंट पे ऊपर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गए, अगे यहाँ आके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। सो इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट बनाए हैं इसीलिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स आपस में इक्वल होती है। एक और क्वेश्चन का आंसर दें जी जरा सोच के। क्वेश्चन है जी, आप बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है इट्स अब 3 क्वेश्चन है जी मैंने पूछे। इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन है
a body is executing simple harmonic motion for what displacement from the mean position for कहता है जी फ्रॉम मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन है इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू या इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और आंसर्स हैं इसमें एक्स नॉट ओवर 2, एक्स नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, एक्स नॉट ओवर 4, एक्स नॉट ओवर 3। गौर से सुने, बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो तीन मैंने लिखे हैं, इन तीनों की स्टेटमेंट का मतलब एक ही बनता है। गौर से सुन लो, मैंने बोला ये जो तीनों क्वेश्चन है, इन तीनों का आंसर भी सेम है, इनका मतलब भी सेम है। ठीक हो गया? अब देखो कैसे। अच्छा, अब इसमें जो है वो इस तरह से कि अभी बेटा दोबारा अगर ये टाइम आउट हो गया तो मैं दोबारा लॉग इन कर दूंगा साथ ही, ताकि कंटिन्यूअसली लेक्चर की रहे। इसमें देखिए इसलिए कि ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और से सुनना कैसे, वो पॉइंट जहां पर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वो पॉइंट जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाती हैं, इसका मतलब है उस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी का हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी, उस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी का हाफ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो ये वो पॉइंट होगा जहां पर टोटल एनर्जी का हाफ काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी का हाफ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की क्या हो सकती है, टोटल वैल्यू के इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल एनर्जी के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होती हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो है क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी अपनी मैक्सिमम यानी टोटल वैल्यू का हाफ होगी। तो तीनों का सोल्यूशन भी सेम बनता है और आंसर भी सेम बनता है। कौन सा आंसर है, बीटा। तो आपने सिंपल क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस को पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस के इक्वल कर लेना है। तो अब काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस होती है 1/2 k x नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर, 1/2 k 1/2 k से कैंसिल आउट, ये x नॉट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x नॉट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ से x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा x नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल भी होती हैं, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम यानी टोटल वैल्यू का हाफ होगी। यानी इस पॉइंट के ऊपर जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है ना, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी और हाफ क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है जी। अच्छा, अभी हाँ जी, हम बात कर रहे थे इनमें जो मैंने कहा जी, क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल तीनों जो यहाँ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनका मतलब जो है वो सेम ही है और आंसर भी सेम ही आता है। और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल है। देखें, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चूँकि आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो जिस पॉइंट पर वो दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब है टोटल का हाफ काइनेटिक एनर्जी है, टोटल का हाफ पोटेंशियल एनर्जी है। सो अगर आपसे वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर ये बताएं कि टोटल का हाफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू या पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब भी वही बनेगा जो कि हम यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन का कह रहे थे। तो तीनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो सेम है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आपने सेम आंसर करना है इसका, और सॉल्यूशन भी इनका सेम ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी तरह का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गौर करें जरा। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बताएं द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x नॉट ओवर 2। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया, इसमें दो आपके क्वेश्चन एट ए टाइम सॉल्व भी हो गए, एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। x नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2 पर, इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। तो जो लोग इसका आंसर x नॉट ओवर 2 सोच रहे थे वो जरा गौर करें, वही मैंने यहाँ पुट कर दिया। क्या बॉडी अगर एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जरा गौर करते हैं। मैंने वाइजली सॉल्व किया इसको, मैं बजाय काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले यूज करता, मैंने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज दैट इज रिलेटिवली इजी टू यूज। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर, सो सॉरी, x की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट की है, x नॉट ओवर 2।
यानी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो मैंने इसकी जगह x0/2 वैल्यू पुट कर दी। x0/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 सॉरी 1/4 को मैंने इससे बाहर निकाल लिया। अब जरा गौर करें, मैं इस 1/2 को तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ना, क्योंकि 1/2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर बना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर क्या है टोटल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि एट द पॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू x0/2 यानी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट के ऊपर जो है टोटल एनर्जी का 1/4 यानी टोटल एनर्जी का 1/4 जो है वो आपकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। और बाकी जो है रिमेनिंग ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टोटल सम टोटल एनर्जी के इक्वल बनता है ना। अगर 1/4 टाइम्स टोटल एनर्जी के इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी टोटल माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई आपकी E/4, आपका आंसर आ जाएगा 3/4 E। इसका मतलब है एट द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1/4 टाइम्स, जबकि काइनेटिक एनर्जी होगी 3/4 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूले में भी x0/2 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे तो आंसर 3/4 E ही आएगा। लेकिन मैंने आसान करने के लिए टोटल से उसको माइनस कर लिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी E-E/4। तो यहाँ से 3/4 आ गया। अब इनको लेनी है रेशो। इसका मतलब है रेशो एट दिस पॉइंट जो है वो क्या होगी 3/4 E डिवाइडेड बाय 1/4 E से कैंसिल आउट 1/4 से कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 3:1। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली आपको पेपर में पूछे जाते हैं। आपने ख्याल रखना है इनका। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके देखनी है। अगर इनकी वैल्यूज़ गिवन हो, मतलब टोटल एनर्जी की अगर यहाँ वैल्यू गिवन होती, लेट्स से टोटल एनर्जी 100 जूल गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए कि इस पोजीशन पे क्या होगी, तो यहाँ ई की जगह क्या आ जाएगा 100, 1/4 से डिवाइड करोगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा 25 जूल। सो इस तरह के क्वेश्चन है। कभी कभी आपको टोटल एनर्जी की वैल्यू गिवन हो सकती है, कभी नहीं भी गिवन हो सकती, कभी रेशो पूछी जाती है, तो ये वाले क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला ना एक बुक में भी आपकी टेबल गिवन होगा, इसको सामने रख के आपने चीज़ें एनालाइज करनी है। एनालाइज करने का मतलब है सोचना है कि देखें जीरो के ऊपर यानी मीन पोजिशन के ऊपर जो है अगर बात करें तो क्या होता है इंस्टेंट पोजीशन उसकी क्या है, एक्स जो है एक्स की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है एट टाइम जब क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, तो ये सारा एक दफ़ा कर्व जो है वो आपने ये मतलब अपना टेबल भी आप खुद से बना सकते हैं। सारी वैल्यूज को इकट्ठा लिखें वहाँ इंस्टेंटेनियस स्पेस में वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और देखें कि जी T/4 पे क्या होगा। देखो जीरो का मतलब है मीन पोजीशन, T/4 का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन यानी π/2, आगे T/2 का मतलब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, 3T/4 का मतलब अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, और T का मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है जी। सो ये आपने एक दफ़ा जो है इसको रिवाइज कर लेना है। वैसे अगर पहले ऑलरेडी आपने रिवाइज कर लिया हुआ याद है तो इसको टेबल को फिर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पहले ही फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें हैं। लास्ट टॉपिक बड़ा सिंपल है जिसको जस्ट हमें गो थ्रू करना है। इसमें से हमेशा जो क्वेश्चन है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड आते हैं। फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, ऑसिलेशन जो होती हैं ऑफ ए सिस्टम जो है वो कहता है कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन अगर विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब किसी किस्म की अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, हम कहेंगे कि उस मोशन को हम कहेंगे कि ये फ्री ऑसिलेटरी सिस्टम है, फ्री वाइब्रेशन है। और ऐसा सिस्टम जिसको हम कहें कि उसकी फ्री ऑसिलेटरी सिस्टम जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेटरी सिस्टम जो है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और फ्री ऑसिलेटर अनडैम्प्ड होता है, मतलब उसमें किसी किस्म की डैम्पिंग नहीं होती। अब व्हेन अ सिस्टम परफॉर्म्स इट्स ऑसिलेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स तो उसको हम कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। देखो कोई भी फिजिकल सिस्टम आइडियल नहीं है, डैम्पिंग तो होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका सिंपल पेंडुलम है, आप कहीं जी वो वैक्यूम में पड़ा हुआ है, वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो कांस्टेंट है, वहाँ किसी किस्म की एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा कि अपनी मोशन को आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो रिपीट करता रहेगा, पीरियोडिक मोशन रहेगी, कभी भी उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो नहीं होगा। हम उसको कहेंगे वो फ्री ऑसिलेटरी सिस्टम है। लेकिन अर्थ के ऊपर हम जो सिस्टम्स डील करते हैं वो आइडियल तो हो नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ क्या होनी है, डैम्पिंग होनी है। तो अगर हम चाहते हैं कि फिजिकल सिस्टम जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो
कांस्टेंट रहे तो आपको बाहर से कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे सिस्टम को हम फोर्स्ड वाइब्रेटरी सिस्टम या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। डैम्पिंग जो है वो आप सबको पता है क्या होती है। डैम्पिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं एनर्जी इज डिसिपेटिंग फ्रॉम द ऑसिलेटिंग सिस्टम। अगर अनडैम्प सिस्टम है तो उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें यानी फ्री ऑसिलेटरी सिस्टम है तो उसका अनडैम्प सिस्टम होगा तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो हमारे पास नॉन आइडियल केस है उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो स्टेडीली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होते होते जीरो। जैसे अगर आप सिंपल पेंडुलम लैब में ना, फिजिक्स लैब में, उसको आप कहते हो सेट इनटू ऑसिलेशंस, तो क्या होगा विद टाइम जो है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होते होते जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चूंकि एयर फ्रिक्शन वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। तो वो डैम्पिंग जो है हमने क्या होता है, एनर्जी इज डिसिपेटिंग फ्रॉम द ऑसिलेटरी सिस्टम। अच्छा जी, जो हमारे पास फिनोमेना है रेजोनेंस का, इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। रेजोनेंस क्या होती है, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेजोनेंस कहता है जी कि अकर्स व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, जब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दैट बिकम्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए ना, हम कहते हैं क्या होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की जो खास बात ये होती है कि रेजोनेंस के ऊपर जो है वो याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो कहता है जी बॉडी का रिमार्कबली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरी इसकी जो है वो खास बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि रेजोनेंस के ऊपर जो है वो एनर्जी अब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रेजोनेंस जब भी अकर करेगी एनर्जी अब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम होगी। जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था, अगर टीचर की और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए ना तो नॉलेज अब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी मैच करना बड़ा ज़रूरी है। सो रेजोनेंस जो है इसमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर दें तो वो है ट्यूनिंग का रेडियो सेट। अब रेडियो सेट में क्या होता है जी कि अगर लेट्स से कि आपके पास जो है वो एक रेडियो सेट, आप उसको ट्यून कर रहे हैं, तो उसमें आप करते क्या हो कि रेडियो सेट की जो ट्यूनिंग है उसमें आप कहते हैं जी कि लेट से जी उसमें जो आपके पास जो है एक कोई भी जो है वो रेडियो है, आपने उसमें ना करना ये है कि लेट से उसको ट्यून करना है। सो लेट से कि एक रेडियो है और आप जो है वो चाह रहे हैं कि इसको ना ट्यून करना, और सपोज कर लें कि इसके ऊपर ये एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो जो रेडियो जो है जब उसकी आप नॉब घुमाते हो, जब उसका आपने स्टेशन जो है वो चेंज करना है, तो लेट से आपने इस नॉब को रोटेट किया तो वहां से आप स्टेशन चेंज कर रहे होते हो। असल में इसका जो फॉर्मूला है अगर आपको याद हो तो इसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या होता था, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 16 में, और वो 1/2 पाई आगे जो है वो क्या हम कहते थे, स्क्वायर रूट जो है उसमें होता था, स्क्वायर रूट के साथ इसका 1/√L/C इसके साथ जो है वो आता था। ठीक है जी। सो इसमें जो है वो हमारे पास जो है फॉर्मूला जो है इसका ये बनता होता था। ये वाला फॉर्मूला आपने ना चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, जब वो आप पढ़ रहे होते तो इसके ऊपर अंडर रूट भी आता है। ठीक है जी, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। सो जब आप ना इस नॉब को घुमाते हैं तो बेसिकली आप ना कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे हो। तो जब कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं तो जाहिर है उससे क्या होता है कि जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो सपोज करें कि आपने जो है वो लेट से कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट कर दी, और सेट करके लेट से रख दी 100 मेगा हर्ट्ज, आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ से ट्यून कर दी। ठीक है जी, सपोज करें आपने 100 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ट्यून कर दी है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ही आपने 900 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो को सेट किया है तो इस एंटीने में, ये जो एंटीना है, यहाँ पर जो चार्ज है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, और उसकी जो ऑसिलेशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 100 मेगाहर्ट्ज। अब क्या एयर जो है, एयर में जो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, एयर में यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, एयर में तो थाउजेंड फ्रीक्वेंसीज हैं और बहुत सारी वेव्स हैं। क्या यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ही 100 मेगाहर्ट्ज वाली वेव है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ जो है वो वेव्स हैं। यहाँ पर जो है वो लेट से आपकी 100 मेगाहर्ट्ज वाली भी हो सकती हैं, यहाँ पर 101 मेगाहर्ट्ज वाली भी हो सकती हैं, यहाँ पर 102 मेगाहर्ट्ज वाली भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट काइंड की जो है वो जो यहाँ पर जो है वो क्या है, वेव्स हैं। लेकिन इसने जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसको ऑब्जॉर्व करना है, इसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज वाली को ही ऑब्जॉर्व करना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर गई, मैच। और हमने कहा, अभी अभी कहा है कि जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं जी एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम।
तो रेजोनेंस का फिनोमेना ये है कि वहाँ एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। तो इसने जो कि ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर गई है, मैच कर गई। इसने सिर्फ इसी को जो एब्जॉर्ब करना है, बाकी फ्रीक्वेंसीज को छोड़ देना है। तो देखें जब बाहर से कोई कॉल आती है तो सिर्फ आप ही की सिम तक कैसे अप्रोच कर जाता है। कोई भी अगर कॉलर आपको कॉल कर रहा होता है जो कि जो नियर बाय टावर है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी जो सिम की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो आपका जो मोबाइल है उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेता है, कैप्चर करके उसकी मैक्सिमम एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, वो रेजोनेट उसके साथ कर जाता है। इसी तरह से इसकी बहुत सारी अदर एग्जांपल्स हैं। ये मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल हो सकती है जी स्विंग। स्विंग जो है वो मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। कहता है जी जो सोल्जर्स हैं उनको ये डिवाइस दिया जाता है कि मार्च पास ब्रिज के ऊपर नहीं करना। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि एक ही वक्त में अगर सारे के सारे सोल्जर अपना राइट फुट नीचे मारेंगे, एक ही वक्त में सारे के सारे सोल्जर अपना लेफ्ट फुट नीचे मारेंगे, तो अगर सबकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो इसका मतलब है एनर्जी ऐड हो जाएगी, और एनर्जी जब ऐड होकर ब्रिज को मिलेगी तो जाहिर है ब्रिज जो है वो ब्रेक कर सकता है। इस वजह से उनको एडवाइस किया जाता है कि वो ब्रिज के ऊपर मार्च पास करते हुए ना गुजरे। और दूसरा कहता है जी इसी तरह से आपके पास कहता है जब हम बहुत तेजी से चल रहे होते हैं तो हम क्यों थक जाते हैं, क्योंकि हमारी जो टांगे हैं उसमें कहता है जी रेजोनेंस की वजह से जो है, वाइब्रेशंस की वजह से एनर्जी जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और इसकी एग्जांपल्स हैं। ये माइक्रोवेव ओवन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की एग्जांपल है। माइक्रोवेव ओवन जो है अगर कोई पूछे तो आपने कहना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की एग्जांपल है। और इसमें जो है वो आमतौर पे जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो 12 सेंटीमीटर की फ्रीक्वेंसी और 2450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 12 सेंटीमीटर की वेवलेंथ यूज करते हैं, टिपिकल वेवलेंथ जो होती है। इसमें भी देखो कोई भी चीज आप रखते हो ना तो उसके जो एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जो आपके माइक्रोवेव का जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट कर रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आपने अंदर कोई चीज गर्म करने के लिए रखी है, जैसे ब्रेड रखी है आपने, तो ब्रेड के जो एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर उनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके साथ क्या कर गई, मैच कर गई, तो अप्लाइड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगे तो एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन क्या होगी, मैक्सिमम। इस तरह से जो है वो खाना गर्म हो जाता है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो जरा देखिएगा। इसका मतलब ये है कि जो डैम्पिंग होती है ना वो एम्पलीट्यूड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी डैम्पिंग ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड कम होगा, अगर डैम्पिंग कम होगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। जैसे आपको ना ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व गिवन है, इसके अकॉर्डिंग अगर स्मॉल डैम्पिंग है तो जाहिर है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अगर मीडियम डैम्पिंग यानी हैवी डैम्पिंग हो गई तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो और कम हो जाएगा। अगर बहुत हैवी डैम्पिंग हो गया और फ्लैट कर्व हो जाएगा। अगर क्रिटिकल डैम्पिंग हो गया बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपकी बुक में क्रिटिकल एग्जाम डैम्पिंग की एग्जांपल दी हुई है, शॉक अब्जॉर्बर ऑफ कार। तो नोट कर लेना आपने कि क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, कि इन विच इवन अ सिंगल वाइब्रेशन डज नॉट कंप्लीट। क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कि हम कहते हैं कि इवन अ सिंगल वाइब्रेशन जो है डज नॉट कंप्लीट। सिंगल वाइब्रेशन कंप्लीट होने से पहले पहले वो सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में क्या दी हुई है, शॉक अब्जॉर्बर ऑफ कार दी हुई है। अच्छा, अभी हम सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे और उसमें जो है वो एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैंने दोबारा ऐड किया है। बेसिकली वो इम्पोर्टेंट भी है, इस वजह से मैंने ऐड कर दिया। अक्सर पेपर में आपको नजर आएगा। क्वेश्चन है जी आपने आंसर देना है जी। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ हॉलो स्फीयर फिल्ड विद वाटर। हाउ विल द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज इफ द वाटर बिगिंस टू ड्रेन ऑफ ए हॉलो स्फीयर। उसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है एक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम है इस तरह से, और ये जो है वो वाटर से फिल है। आपने क्या किया है, इट इज सेट इनटू ऑसिलेशंस, इसको ऑसिलेशन में सेट कर दिया है। तो ये ना सारी की सारी जो है वो किससे फिल है, ये वाटर से कह रहा है जी, वो सारी की सारी फिल्ड है, फिल्ड विद वाटर। अब क्या कहता है कि अगर यहाँ हम थोड़ा बॉटम पे होल कर दें तो वाटर वहां से ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो बताएं उसका टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या रिमेन सेम। हाँ जी, आंसर करें भाई। सेम रहेगा। कंजा खालिद, गुड जी। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन ये है कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एक हॉलो स्फीयर है
और डेट इज फिल्ड विद, वो कह सकता मरकरी, वाटर, कोई भी चीज, जब वहां से जो है वो नीचे गिरेगा तो फिर जो है, हाँ जी माजी अनवर, बुजुर्गों क्या हाल है आपके, ठीक है? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, नो चेंज, सेम सेम सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। हाँ जी, बुजुर्ग लोग सही आंसर दे रहे हैं भाई। आपको पता ना बुजुर्ग किनको कहता हूँ? तो माशाल्लाह जो बुजुर्ग लोग हैं सारे वो ठीक आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, इसका आंसर बेसिकली जो है वो क्या है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, यही आंसर है। अच्छा अब देखो बड़ी सिंपल बात है, इसका आंसर क्या बनता है। अब जरा नोट करना आपने कि इसका आंसर जो है वो क्या बनता है। आप लोगों को ना टी इज इक्वल टू का अंडर रूट एल ओवर जी का फॉर्मूला है, तो याद ये रखना है कि हमें क्या याद रखना है कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है ना जी, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, ये सच है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, मैस ऑफ द बॉब। ये मैस ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सिंपल सही बात है। अगर मैस ऑफ द बॉब चेंज करेंगे टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बट द टाइम पीरियड जो है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेंटर ऑफ मैस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो सेंटर ऑफ मैस के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कहा ये मैस ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेंटर ऑफ मैस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको याद हो, आप स्कूल में कॉलेज में जब आपने टाइम पीरियड वाले ये सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट फिजिक्स लैब में किया था, तो आप जो है वो क्या करते थे कि जो थ्रेड है उसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट लेते थे, कहाँ तक, सेंटर तक। आप वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से बॉब का डायमीटर भी मेजर करते थे, तो आप जो लेंथ है ना वो कहाँ तक लेते थे, सेंटर से, यहाँ से। लेंथ जो है वो बिल्कुल जो है वो आपने बिल्कुल कहाँ से लेते हैं आप, सेंटर से लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे होते हैं टोटल। यानी आप लेंथ यहाँ तक नहीं लेते कि सिर्फ थ्रेड की लेंथ ले रहे हो, आप टोटल लेंथ लेते हो कहाँ तक, इस बॉब के सेंटर तक ले रहे होते हो। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो सेंटर ऑफ मैस पे डिपेंड करता है। यही वजह है कि आप लेंथ सेंटर से लेते होंगे। आपने तो कभी जहमत ही नहीं की होगी टीचर से पूछने के लिए कि सर लेंथ हम थ्रेड की क्यों नहीं लेते, हम इसकी हुक की लेंथ भी मेजर कर रहे हैं, फिर हम इसका डायमीटर मेजर करके हाफ भी ले रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक यानी सेंटर ऑफ मैस तक क्यों मेजर कर रहे होते हैं, जो कि टाइम पीरियड सेंटर ऑफ मैस पे डिपेंड करता है। अब जरा गौर करना है, जब ये वाटर ड्रेन होना शुरू हो जाएगा तो जाहिर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ। जब वाटर ड्रेन यहाँ से होना शुरू हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे नहीं शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो रही है तो लेंथ उसकी बढ़ती जाएगी, जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होती जाएगी लेंथ जो है उसकी बढ़ती जानी है। तो कब तक बढ़ती रहनी है, जब तक ये वाटर कंप्लीटली वहां से ड्रेन आउट नहीं हो जाता। तो जूं जूं ज़ाहिर है वाटर नीचे जो है वो शिफ्ट होता जाएगा, लेट से वाटर लेवल ये रह गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि थर्ड केस है, ऐसा है कि जब ये जो आपके पास बॉब है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। जब कंप्लीटली ये वाटर सारा लीक आउट कर गया और ये कंप्लीटली एम्प्टी हो गई तो दोबारा से क्या होगा कि ये जो आपका जो सेंटर ऑफ मैस है ये दोबारा से शिफ्ट होकर सेंटर पे वापस आ जाना है। तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जो वाटर ड्रेन आउट होता जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाता जाएगा। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा लेंथ बढ़ती जाएगी और टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। जब ये कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा तो दोबारा से सेंटर ऑफ मैस शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, सेंटर के ऊपर। तो हम कहेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टू द ओरिजिनल वैल्यू। तो टाइम पीरियड जो है वो याद रखना है इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द बॉब होता है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मैस पे डिपेंड करता है। कुछ तरह के टिपिकल क्वेश्चन जो है वो अच्छे से जो है वो याद रखा करें। अब जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन आपका, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।